एक तरफ आरक्षण विरोधी आंदोलन तो दूसरी तरफ दलित और ओबीसी वोटरों को साधने की चुनौती। एक तरफ सवर्णों से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी पर सवाल तो दूसरी तरफ विपक्ष का दबाव कि बीजेपी आरक्षण पर अपना रुख साफ करे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आरक्षण विरोधी युवाओं के साथ मंच साझा करना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मनुस्मृति के मुद्दे पर राहुल गांधी को जवाब देना और फिर बीजेपी के सामने खड़ा सबसे बड़ा सवाल, यूपी की जाति राजनीति में आखिर बीजेपी कहां खड़ी है? क्या पार्टी को अपने पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक के खिसकने की चिंता है या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने समझ लिया है कि दलित और ओबीसी वोटरों को मजबूत किए बिना यूपी की सत्ता की राह आसान नहीं होगी? सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सवर्णों को भी नाराज नहीं करना है और दलित ओबीसी वोटरों को भी विपक्ष के पाले में जाने से रोकना है। तो क्या 2027 से पहले बीजेपी एक नए सोशल इंजीनियरिंग मॉडल पर काम कर रही है? आइए समझते हैं कि यूपी की जातिगत राजनीति में बीजेपी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रही है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं जाति समीकरण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती इस समय सिर्फ विपक्षी दलों से मुकाबला करना नहीं है, उसके सामने चुनौती है अपना सामाजिक संतुलन बनाए रखना। और यही वजह है कि हाल के दिनों में बीजेपी के कदमों को जातीय राजनीति के नजरिए से देखा जा रहा है। सबसे पहले बात आरक्षण विरोधी आंदोलन की। उत्तर प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था के विरोध में शुरू हुई मुहिम ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। हर्ष दुबे और अजीत भारती के नेतृत्व में इससे जुड़े प्रदर्शन हुए। इसके बाद हर्ष दुबे और कुछ साथियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहीं से इस मुद्दे ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया, क्योंकि इसके बाद अजीत भारती समेत कुछ युवाओं ने आरोप लगाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दबाव में कराई गई। यह आरोप अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि बीजेपी के एक बड़े नेता का आरक्षण विरोधी आंदोलन से जुड़े युवाओं के साथ मंच साझा करना कई सवाल खड़े कर गया। क्या बीजेपी सवर्ण युवाओं की नाराजगी को समझने की कोशिश कर रही है या फिर यह सिर्फ आंदोलन को शांत रखने की कोशिश थी? इसी बीच विपक्ष ने भी बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, क्योंकि बीजेपी जानती है कि आरक्षण का मुद्दा सिर्फ एक नीति का सवाल नहीं है। यूपी में यह सीधा चुनावी समीकरण बन सकता है। अब यहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र जरूरी है। 2024 के चुनाव में संविधान और आरक्षण का मुद्दा विपक्ष के सबसे बड़े राजनीतिक हथियारों में से एक बना। विपक्ष ने यह संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी के सत्ता में लौटने से संविधान और आरक्षण को खतरा हो सकता है। इसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखाई दिया। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर सिमट गई, जबकि एनडीए को 37 सीटें मिली। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती और इंडिया गठबंधन को कुल 43 सीटों पर जीत मिली। इन नतीजों के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति पर नए सिरे से काम शुरू किया। पार्टी ने दलित और ओबीसी वर्गों तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। संत रविदास यात्रा जैसे कार्यक्रमों के जरिए दलित समुदायों तक पहुंचने की कोशिश की गई। संगठन में भी ओबीसी प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। यानी 2024 के बाद बीजेपी का संदेश साफ था, दलित और ओबीसी वोटर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब यहीं से बीजेपी के सामने दूसरी चुनौती शुरू होती है। बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक। यूपी में सवर्ण समुदाय को बीजेपी का सबसे मजबूत कोर वोटर माना जाता है। अनुमान के मुताबिक प्रदेश में सवर्ण वोटरों की आबादी करीब 20% है। इनमें ब्राह्मणों की हिस्सेदारी करीब 9 से 10% है, क्षत्रियों को करीब 7% और वैश्य समुदाय की लगभग 2% और कायस्थ, भूमियार समेत अन्य सवर्ण जातियों की भी मौजूदगी है। यही वोटर कई चुनावों में बीजेपी के सबसे भरोसेमंद सामाजिक आधार के रूप में देखे जाते रहे हैं।
करीब 100 विधानसभा सीटों पर सवर्ण वोटरों का सीधा प्रभाव माना जाता है, जबकि 40 से 50 सीटें ऐसी भी मानी जाती है जहां यह वर्ग सीधे तौर पर चुनावी हार जीत को प्रभावित कर सकता है। इसलिए बीजेपी के सामने सवाल है, क्या दलित और ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश में उसका सवर्ण कोर वोटर नाराज नहीं हो रहा? यही वह राजनीतिक संतुलन है जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इस चुनौती को और समझने के लिए यूजीसी से जुड़े विवाद को भी देखना होगा। इस मुद्दे पर सवर्ण वर्ग के एक हिस्से ने विरोध दर्ज कराया, वहीं दलित और पिछड़े वर्ग के बीच इसे अलग नजरिए से देखा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी, लेकिन बीजेपी के सामने सवाल बना रहा, जब एक ही मुद्दे पर अलग अलग सामाजिक समूहों की अपेक्षाएं अलग हों तो पार्टी किस तरफ खड़ी दिखाई दे, क्योंकि किसी एक वर्ग को संदेश देने की कोशिश दूसरे वर्ग में असहजता पैदा कर सकती है। इसके अलावा शंकराचार्यों से जुड़े विवाद और अलंकार रस्तोगी के इस्तीफे जैसे मुद्दे ने भी बीजेपी के सामने सवाल खड़े किए। विपक्ष लगातार बीजेपी पर ब्राह्मणों और सवर्णों की उपेक्षा के आरोप लगाता रहा है। अब आरक्षण विरोधी आंदोलन ने इस बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। इसी बीच राहुल गांधी के मनुस्मृति से जुड़े बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी ने पुणे में मनुस्मृति की मानसिकता और पुरुष प्रधान सोच की आलोचना की थी। इस पर योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को घेरा और कहा कि उन्हें देश की परंपरा और विरासत को समझना चाहिए। यह बयान सिर्फ एक वैचारिक जवाब नहीं था, इसे बीजेपी की उस रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें पार्टी जाति बहस को सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के बड़े फ्रेम में ले जाना चाहती है। यानी जाति बनाम जाति की राजनीति के बजाय विरासत, संस्कृति और पहचान की राजनीति। बीजेपी की कोशिश यही हो सकती है कि चुनावी बहस सिर्फ आरक्षण और जाति के इर्द गिर्द सीमित न रहे, बल्कि हिंदुत्व और सांस्कृतिक पहचान के बड़े मुद्दे भी चुनावी विमर्श में मजबूत रहें। लेकिन 2027 से पहले बीजेपी के लिए यह काम आसान नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ इसे दलित और ओबीसी वर्गों को यह भरोसा दिलाना है कि उनके अधिकारों और आरक्षण पर कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ सवर्ण समाज को भी यह संदेश देना है कि बीजेपी उनके मुद्दों और चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर रही। यही वजह है कि बीजेपी नेतृत्व और संघ में जातीय राजनीति को लेकर लगातार मंथन की चर्चा है। बीजेपी के सामने फिलहाल 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती आरक्षण विरोधी आंदोलन को कैसे संभाला जाए। अगर पार्टी सवर्ण असंतोष को नजरअंदाज करती है तो कोर वोट बैंक में नाराजगी का खतरा हो सकता है, लेकिन अगर पार्टी आरक्षण विरोधी मांगों के ज्यादा करीब दिखाई देती है तो दलित और ओबीसी वोटरों के बीच गलत संदेश जा सकता है। दूसरी चुनौती कोर वोटर। सवर्ण समुदाय बीजेपी के सबसे पुराने और मजबूत सामाजिक समर्थकों में रहा है। पार्टी के लिए चुनौती है कि राजनीतिक समीकरण बदलते हुए भी इस वर्ग का भरोसा कायम रहे। तीसरी चुनौती जाति संतुलन। यूपी में अब मुकाबला सिर्फ विकास बनाम विपक्ष का नहीं है, यह सामाजिक गठबंधन बनाने की लड़ाई भी है। सपा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति पर जोर दे रही है। बीएसपी अपने सामाजिक आधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी दलित, पिछड़े और संविधान के मुद्दे पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी को अपना सर्वसमावेशी सामाजिक संगठन बनाए रखना होगा। तो 2027 से पहले बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति क्या हो सकती है? एक तरफ दलित और ओबीसी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सम्मान का संदेश, तो दूसरी तरफ सवर्ण समुदाय के मुद्दों पर संवेदनशीलता, और तीसरी तरफ जाति की राजनीति को हिंदुत्व, विरासत और सांस्कृतिक पहचान के बड़े फ्रेम से जोड़ना। यही बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक संतुलन हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्टी तीनों मोर्चों पर एक साथ संतुलन बना पाएगी, क्योंकि यूपी में 2027 की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं होगी, यह लड़ाई होगी किसका सामाजिक गठबंधन सबसे मजबूत है। और इसी सवाल का जवाब आने वाले महीनों में बीजेपी की राजनीति तय करेगी।